वी वर स्टडिंग कलेक्शन ऑफ डेटा। हम कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि भाई डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम टू काइंड ऑफ सोर्सेस। कौन से सोर्सेस? प्राइमरी सोर्सेस हो सकते हैं और सेकेंडरी सोर्स हो सकते हैं डेटा के। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट होगा उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। समझिए, सोर्स के हिसाब से नाम पड़ जाएगा, जिस तरह का सोर्स है उस तरह का डेटा। सो प्राइमरी सोर्स है तो प्राइमरी डेटा, और सेकेंडरी सोर्स है तो सेकेंडरी डेटा। वेरी इजी। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो यही है कि प्राइमरी डेटा क्या चीज है और सेकेंडरी डेटा क्या चीज है। प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा ऑफर्स व्हाट डेटा? प्राइमरी डेटा। अगर सोर्स प्राइमरी है तो डेटा भी प्राइमरी। सोर्स सेकेंडरी है एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफर्स यू सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आपको याद होगा प्राइमरी सोर्स क्या था? जहां आप जाकर के खुद कलेक्ट कर रहे थे डेटा, जो आपके खुद के पर्सनल यूज के लिए था। अपने एग्जैक्ट उसी तरह का डेटा आपको चाहिए था जहां पे जो आपकी स्टडी के लिए काम आएगा। हम ऐसे केस में प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। मैंने ये बताया था कि सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको डेटा कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको जिस एजेंसी या इंस्टीट्यूशन ने वो डेटा कलेक्ट कर रखा है उससे लेने की जरूरत है। राइट, तो वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा। अब कुछ डेफिनेशन हैं, उसी के बारे में थोड़ा और ज्यादा डिस्कशन है। तो देखिए जरा, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज प्राइमरी डेटा। ये वेसल की डेफिनेशन है। वेसल सेज दैट कि भाई जो तुमने ओरिजिनली कलेक्ट किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वही प्राइमरी डेटा होता है। मैं इसके एग्जांपल अच्छे से दे चुका हूं। सेकेंडरी डेटा की भी एक डेफिनेशन है, एम ब्लेयर ने अच्छी तरह से बताया। सेकेंडरी डेटा आर दोस विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से एग्जिस्टेंस में है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। ये हमारे ओरिजिनल पर्पस के लिए नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए नहीं है। कलेक्ट किसी और पर्पस के लिए हुआ था, सम अदर पर्पस। देन द आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इन हैंड, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके लिए कलेक्ट नहीं हुआ था, ये पहले किसी और चीज के लिए कलेक्ट हुआ था, हम तो बस उसको मॉडिफाई करके हमारे लिए यूज कर रहे हैं। डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। वेसल की ये दूसरी डेफिनेशन। तो डेटा कलेक्टेड ओरिजिनली वो प्राइमरी, और डेटा कलेक्टेड by other persons for their use but later on used by us for our purpose are known as secondary data. इसको हम सेकेंड हैंड डेटा भी बोलते हैं। अब बात ये करेंगे कि इनके प्रिंसिपल डिफरेंसेस क्या है, क्या फर्क पड़ता है कि डेटा प्राइमरी है या सेकेंडरी है। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है बच्चों। हम वैसे इसको लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बातों बातों में, लेकिन अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो पहला है ओरिजिनलिटी का फर्क है। कौन सा ओरिजिनल है बच्चों? विच वन इज ओरिजिनल? प्राइमरी डेटा इज ओरिजिनल। सेकेंड डेटा ओरिजिनल नहीं होता, वो तो सेकेंड हैंड होता है। राइट, सो प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इसलिए दे आर नॉट ओरिजिनल। बहुत आसान पॉइंट। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव का भी डिफरेंस होता है। प्राइमरी डेटा में जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए ही हुआ है, आपके कारण ही आपने उसको कलेक्ट किया है। आपकी जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव था, जो गोल था, उसके लिए आपने डेटा कलेक्ट किया। तो प्राइमरी डेटा केस में आपके ऑब्जेक्टिव से डेटा सीधे सीधे मैच होता है, लेकिन सेकेंडरी डेटा के केस में डेटा जिस पर्पज से कलेक्ट किया गया था वो आपका ऑब्जेक्टिव उससे मैच नहीं होता, आपको बस उसको मैच कराना पड़ता है, थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। सो दे आर ऑलवेज रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटेड। कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपने पहली बार कलेक्ट किया है ना, ये सोच के तो कलेक्ट किया होगा कि मेरे को ये काम करने हैं इसलिए ऐसा डेटा चाहिए। On the other hand, secondary data have already been collected for some other purpose. Secondary data जो है वो ऑलरेडी कलेक्ट तो किया लेकिन किसी और पर्पस के लिए कलेक्ट किया। Therefore, these data need to be adjusted. इसलिए इनको एडजस्ट करना पड़ता है। सेकेंडरी डेटा को एडजस्ट करते हो जिससे हमारी ऑब्जेक्टिव के साथ ये सूट करने लग जाए। ठीक है, मैंने डेटा मुझे कलेक्ट करना था मेरे पर्पस के लिए, लेकिन डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलेक्ट कर रखा है सेंसस में, तो मैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके, कुछ कॉलम्स डिलीट करके, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसको हटा करके मैं उस डेटा को काम में ले लूंगा। तो डिफरेंस ओरिजिनलिटी का भी है, ऑब्जेक्टिव का भी है। प्राइमरी डेटा में सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव से मैच कर जाता है, सेकेंडरी डेटा में हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करता तो हमें उसे मॉडिफाई करना पड़ता है। ऐसे समझिए, प्राइमरी डेटा जो है
वो सीधे सीधे हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच करता है डायरेक्ट। अब सेकेंडरी में हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो सेकेंडरी डेटा हमें मिलेगा जिसको हम क्या करेंगे, पहले प्रोसेस करेंगे, मतलब उसके अंदर करेंगे हम एडजस्टमेंट्स, फिल्टर्स वगैरह वगैरह, और फिर जाके वो हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच करेगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत तरह का डेटा कलेक्ट किया है हमारे हमारे लिए। हमारा नाम, हमारी एज, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, कहाँ हमारा रेजिडेंस है, टेम्परेरी कहाँ है, परमानेंट कहाँ है, वगैरह वगैरह, कितने मेंबर्स है फैमिली में, कितना खर्चा हम करते हैं, कितनी इनकम है। लेकिन मेरे को मेरी स्टडी के लिए क्या चाहिए, सिर्फ इंसान कौन से एरिया में रहता है वो मेरा एरिया होना चाहिए, पूरे इंडिया का एरिया नहीं चाहिए मेरे को। तो मैं उस डेटा को फिल्टर करूंगा अपने एरिया के लिए। फिर मैं कहूंगा मेरे को ये फालतू चीजें नहीं चाहिए कि कितने आपका टेम्परेरी एड्रेस कहाँ है और परमानेंट कहाँ है, मेरे को सिर्फ परमानेंट चाहिए। फिर मेरे को 4 फोन नंबर नहीं चाहिए, मेरे को एक ही फोन नंबर चाहिए। मेरे को नहीं चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे को इनकम नहीं चाहिए, लेकिन मेरे को एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से मैं उस डेटा को काट छांट करके एडजस्टमेंट करके उसको अपने ऑब्जेक्टिव से मैच कराने की कोशिश करता हूँ सेकेंडरी डेटा में। ठीक है सर। तो ओरिजिनल भी प्राइमरी हुआ और ऑब्जेक्टिव से भी मैच प्राइमरी डेटा ही करता है। फिर सर प्राइमरी डेटा में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की। कौन सा डेटा जल्दी कलेक्ट हो जाएगा और कम कॉस्ट में हो जाएगा? आसान सी बात है, सेकेंडरी डेटा सबसे कम कॉस्ट में कलेक्ट होगा और सबसे जल्दी कलेक्ट हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में डिफरेंस है, वो प्राइमरी डेटा में बहुत आसानी से कलेक्ट हो जाता है, सस्ते में कलेक्ट हो जाता है, और सेकेंडरी डेटा में आपकी कॉस्ट ज्यादा लग जाती है। ठीक है, यहां पे कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसे में नहीं है, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है, देखिए जरा, प्राइमरी डेटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ध्यान रखना, आप जब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, टाइम तो आपका जा ही रहा है, मनी भी जा रहा है क्योंकि आप इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करोगे या फील्ड वर्कर्स अपॉइंट करोगे, और एफर्ट भी जा रहा है क्योंकि आपको खुद को भी उन पर नजर रखनी पड़ेगी, मॉनिटर करनी पड़ेगी, बहुत सारा काम है। ये सब चीजें एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली सेकेंडरी डेटा ले सकते हो, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होगा और वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करेगा। दिस इज बिकॉज प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम from their source of origin. That's why they are costly. Secondary data are simply collected from the published or unpublished reports. तो यहां पे मैं आपको एक इस लाइन से एक चीज समझ में आ गई कि सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा को मैं क्लासिफाई कर सकता हूं एज दो तरह के सोर्स हो गए बच्चों। एक हो गए पब्लिश्ड, जो कि अब तुमको लगभग बड़ी आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे होते हैं अनपब्लिश्ड। अच्छा, कई सारे पब्लिश डेटा फ्री भी होते हैं जो सबको अवेलेबल है। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड डेटा कैसा होता है? जो पब्लिश नहीं किया, जो बता नहीं रखा, लेकिन किसी न किसी के पास है, किसी प्राइवेट एजेंसी के पास, गवर्नमेंट के पास, जो उन्होंने सबको ओपन पोर्टल पे नहीं रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं अनपब्लिश्ड डेटा। तो दो सोर्सेज हो गए सेकेंडरी डेटा के, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। ठीक है सर। Sechrist has rightly pointed out that the distinction between primary and secondary data is one of the degree. Data which are primary in the hands of one party may be secondary in the hands of other party. सही बात है, बिल्कुल सही है। मैंने मेरे लिए डेटा कलेक्ट किया तो मेरे लिए वो हो गया प्राइमरी। सेम डेटा मैंने किसी को और को सेल कर दिया क्योंकि उसको जरूरत थी मेरे सेम डेटा की, तो वो उसके लिए हो गया सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलेज ने आपके एडमिशन वगैरह के लिए, आपके कॉलेज ने, मान लो आप बड़े हो गए, कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज ने एडमिशन के लिए आपसे डिटेल्स फॉर्म वगैरह भरवाए, तो कॉलेज के लिए वो डेटा प्राइमरी हुआ। लेकिन अब कॉलेज ने वो डेटा यूनिवर्सिटी को दिया उसके किसी रिसर्च के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी के लिए क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। तो किसी के लिए वो प्राइमरी है, वो किसी और बंदे के हाथ में जाएगा तो वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो ये जो इनमें दोनों में फर्क है वो सिर्फ डिग्री का है। फर्स्ट पर्सन के पास प्राइमरी और सेकंड थर्ड जो भी पर्सन है उनके पास वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा।
ठीक है सर। अब बात यह है कि डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं। व्हाट आर द मेथड्स टू डेटा इज कलेक्टेड। सर समझ गया प्राइमरी सोर्स क्या होता है, ये भी समझ गया कि प्राइमरी सोर्स से जो डेटा आता है वो प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है ये भी समझ गया, और सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा आता है वो सेकेंडरी डेटा होता है। अब कलेक्ट कैसे करें। बेसिक्स ऑफ डेटा कलेक्शन मतलब कौन से मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, या मैं बोलूं कौन से मोड्स हैं। मतलब ये टॉपिक का नाम क्या हो गया, एक तरह से मैं कह सकता हूं मोड्स एंड मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। प्रैक्टिकली समझना सब कुछ। आप आपको बोला है डेटा कलेक्ट करके लेके आओ बच्चों मेरे लिए, तो डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। पर्सनल इंटरव्यू, ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हो गया इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। तीसरा तरीका हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, फिर से समझना। पर्सनल इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं इंसानों का। इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा क्वेश्चनर टाइप का बना के देते हैं जिसमें हम लिखते हैं नेम क्या है, एज क्या है, कहाँ रहते हो, पेरेंट्स का नेम क्या है, पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, एड्रेस, इनकम। इस तरह के डेटा हम पेपर पे कलेक्ट करते हैं या आजकल तो ऑनलाइन भी कलेक्ट करते हैं। जैसे बच्चों आपसे कोविड के टाइम में ऑनलाइन फॉर्म्स भरवाए गए होंगे या ऑनलाइन टेस्ट दिलवाए गए होंगे ऑन गूगल फॉर्म्स। तो दैट गूगल फॉर्म इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चनर ओनली। आप उसमें अपना नाम डालते हो, आप उसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करते हो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, क्लास सिलेक्ट करते हो। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं ऐसे जिसमें कोई नंबर इनपुट करना है, इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, अगर ये ऑनलाइन है तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट भी हो सकती है। तो ये होते हैं, ये कहलाते हैं क्वेश्चनियर। आप समझिए क्वेश्चनियर नाम कहां से पड़ा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनियर और शेड्यूल दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं। और तीसरा तरीका, मेजर तरीका हुआ टेलीफोनिक इंटरव्यूज। पहला तरीका पर्सनल इंटरव्यू, जहां पे हम लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें भी डायरेक्ट पर्सन इंटरव्यू या डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, जहां पर आप जिस बंदे के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसी से पूछ रहे हो। जैसे मैं अगर आपके बारे में डेटा आपसे पूछ के करूं, बेटा क्या नाम है, क्या एज है, कितने मार्क्स आए, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन यही मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पूछ लूं तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समझ में आ रही बात। न्यूज चैनल्स एक तरीका और यूज करते हैं, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंट्स, संवाददाता। न्यूज चैनल के करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, न्यूज करस्पॉन्डेंट्स, जो अलग अलग सिटीज में होते हैं। लेट्स से हमने कोई न्यूज चैनल ले लिया, लेट्स से डीडी न्यूज, दूरदर्शन न्यूज, या और भी है एनडीटीवी, यू हैव रिपब्लिक भारत। कुछ लोगों को कुछ चैनल्स पसंद होते हैं, कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं होते। आज तक। तो ये लोग देखना, आप कभी न्यूज देखना, देखो न्यूज देखना जरूरी भी है, पर आप न्यूज देखोगे तो उसमें ऑब्जर्व करोगे ये लोग अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछते हैं बार बार। ये बोलते हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से फला फला, और दिल्ली वाले जो भाई साहब हैं वो आपको बताएंगे कि दिल्ली के इस करंट एरिया में क्या चल रहा है। जो हरियाणा में किसान रैली के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बंदे, हमें तो वो अमीश क्या बताएंगे, वो न्यूज चैनल को इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनको क्या दिख रहा है, व्हाट ही इज ऑब्जर्विंग। तो इस तरह के लोगों को हम बोलते हैं करस्पॉन्डेंट्स या लोकल सोर्सेस, क्योंकि वो उस प्लेस पे है, उस जगह पे है जहां से हमें डेटा चाहिए। हम फिजिकली बहुत दूर हैं, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते, तो वहां कोई लोकल सोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो हमारे ब्याह पे वहां से डेटा कलेक्ट कर लेगा। तो न्यूज चैनल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स। ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू मतलब जहां पूछताछ से काम चल रहा है, तो वहां पे पहला पूछताछ मैं कर सकता हूं आपसे डायरेक्टली, वो कहलाएगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा मैं पूछ सकता हूं आपके बारे में किसी और बंदे को अगर नॉलेज है तो आपके क्लासमेट से पूछ लिया, आपके पेरेंट्स से पूछ लिया, आपके टीचर्स से पूछ लिया, इस तरह का जो डेटा लिया वो कहलाएगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा तरीका हो सकता है जब हम किसी करस्पॉन्डेंट को, किसी लोकल सोर्स को, जो ना आपसे जुड़ा हुआ है ना किसी और से जुड़ा हुआ है, बस वो देखता है, ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्वेशन से डेटा दे देता है, या वो जाके हमारे बिहाफ पे इंटरव्यूज भी कंडक्ट करता है, तो दैट विल बी इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स।
अखबार और न्यूज चैनल इस थर्ड तरीके का बहुत इस्तेमाल करते हैं। बी, मैंने आपको बताया थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनेयर और शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि आपको एक पेपर पे सारे क्वेश्चंस लिख करके दिए जाते हैं और बोला जाता है कि आप फिल कर दो। या फिर कभी कभी क्या होता है, आप देखिएगा एयरपोर्ट्स के बाहर, मेट्रो स्टेशन के बाहर, कभी कभी आपकी कॉलोनी में भी लोग क्या करेंगे, एक राइटिंग पैड लेकर के घूम रहे होंगे जिसपे फॉर्म्स होंगे, बोलेंगे कैन यू प्लीज स्पेयर मी फ्यू मोमेंट्स, मेरे को एक सर्वे कंडक्ट करना है। और वो सर्वे के लिए वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आपका 5 मिनट जाएगा, लेकिन आपको उनको इन्फॉर्मेशन दोगे। इन्फॉर्मेशन जब आप उसको दोगे तो आप डायरेक्टली फिल नहीं कर रहे हो, फिल वो कर रहा है। ऐसे मेथड को बोलते हैं एन्यूमरेटर्स मेथड, जहां पे एक एन्यूमरेटर आपके लिए लगा रहता है, वो आपसे बात करता है, आपके हिसाब से वो आपसे जो आंसर्स मिलते हैं उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन फिल करता है। लेकिन एन्यूमरेटर मेथड में एक फायदा ये भी है कि कभी कभी लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, उनसे भी हम क्वेश्चनेयर भरवा सकते हैं। कैसे? एन्यूमरेटर से। जैसे मान लो आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको हमने भेज दिया कि आप जाओ अपने गांव से डेटा कलेक्ट करके लेके आओ, जो भी इलिटरेट पीपल हैं, ask them that what difficulties they face in daily life due to illiteracy। ये हमने आपको ऑब्जेक्टिव दिया, आप गए अपने गांव में, वहां आपने पता करा। तो जब वहां पे आप सर्वे करोगे, ऑब्वियसली बात है वो इलिटरेट पर्सन है, आप कैसे उसको क्वेश्चन दोगे? मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपको बना के दिया कि मेरे को ये डेटा चाहिए जिससे डेटा यूनिफॉर्म हो। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जाकर खुद उनसे पूछोगे और उस हिसाब से आप कॉलम्स फिल करोगे। आप बार बार क्वेश्चन पूछोगे, काका नाम क्या है आपका, आप कितने साल के हो काका, घर में कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह, इनकम कितनी कमा लेते हो, अब बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आती है, क्या आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, पढ़ने लिखने में से कोई एक नहीं आता या दोनों ही नहीं आता। अब इसकी वजह से कभी आपको किसी ने ठगा है, किसी ने आपसे पैसे ले लिए हैं, या इसकी वजह से कभी आपको लॉस हुआ है क्या, या इसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी आपसे छूटी है क्या, इस तरह के क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो बंदा खुद नहीं उसको फिल कर रहा, तो इसको बोलते हैं एन्यूमरेटर्स मेथड। एन्यूमरेटर्स मेथड के अलावा एक दूसरा मेथड और आप देख सकते हैं, मेल्ड क्वेश्चनर्स या मेल्ड सर्विस, जहां पे आपको सर्वे मेल पे आएगा। अब ये पुराना मेथड हो चुका है, जहां पे आपके पास सर्वे घर पे मेल में, मतलब प्रॉपर मेल में लेटर्स की फॉर्म में आएगा। आपके पास लेटर आया जिसमें आपको दे रखा है कि भाई ये ये क्वेश्चंस है, प्लीज फिल दीज क्वेश्चंस। साथ में उसमें आप ऑलरेडी पेड स्टैम्प्ड लेटर एक और रखते हो, जिसके अंदर वो क्वेश्चन ये डाल करके आपको ऑलरेडी भेज सकता है, जिसमें आपका एड्रेस पहले ही प्रिंटेड होता है। आप ये सब इसलिए करते हो जिससे सामने वाला ये नहीं सोचे कि यार मेरे तो 5 रुपए लग रहे हैं, मैं क्यों इस लेटर को वापस भेजूं। तो पहले ही मेल क्वेश्चनर्स में क्या होता है कि रिस्पॉन्सेज बड़े कम आते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं मैं क्यों, वाई शुड आई बी बॉदर्ड। आप सोचो ना, आपके घर पे कोई लेटर आया है जिसमें आपसे पूछा है, प्लीज वी आर कंडक्टिंग अ सर्वे, कैन यू प्रोवाइड अस द डेटा, दिस डेटा, यू हैव टू मेल दिस डेटा ऑन दिस एड्रेस डिटेल्स। अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे केस में आप सोचते हो यार टाइम जा रहा है और मैं इसको पोस्ट करने जाऊंगा तो पोस्टल चार्जेस भी लग जाएंगे। तो जनरली वो लोग उसको फ्री करने के लिए, पोस्टल चार्जेस आपके ना लगे इसलिए वो क्या करते हैं, उसी एनवलप के अंदर एक और एनवलप डालते हैं जिसपे पहले से उनका एड्रेस लिखा होता है, जिसपे पहले से स्टैंप फीस पेड होती है, और आपको सिर्फ अब क्वेश्चनर भरना है और भेज देना है। सर हमने ऐसा कभी कभी फेस किया है, खासकर जब हम ड्राइंग किट लेके आते थे छोटे, जब हम छोटे क्लासेस में थे और ड्राइंग किट लेके आते थे, तो उसमें एक कंपटीशन अवार्ड टाइप का मिल रहा था कि आप क्या करो, अपनी खुद की पेंटिंग बना करके, अपने खुद का कुछ क्रिएटिव बना करके हमें मेल करो, हो सकता है आपको प्राइजेस मिल जाए, राइट। तो आप उससे थोड़ा कंपेयर कर सकते हो एक मेल्ड क्वेश्चनर को। तो इन्फॉर्मेशन थ्रू मेल्ड क्वेश्चनर्स भी आपको रिसीव हो सकती है, तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे पुराना हो गया। एज सच मेल का तरीका भी बदल गया। कैसे? अब मेल आपके पास आते हैं ईमेल पर। आपने कोई सर्विस ली है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो आपके पास ईमेल की तरह से आ जाएगा, या आपके ऐप में ही वो आपको बोलेगा कि प्लीज रिव्यू कर दो, आप 5 स्टार दे दो हमारे ऐप पे, या आप हमको बताइए कि ये प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मेल्ड क्वेश्चनेयर का एडवांस वर्जन हो गया आज की तारीख में। ये आपको
आपके जीमेल पर या आपका जो भी मेल आईडी है, मेल एड्रेस है, उस पर आपके पास एक मेल है जिसको आप खोलेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप फिल कर देंगे और सेंड कर देंगे। वो आज की तारीख में इजीएस्ट मेथड हो गया है। लेकिन फिर भी आई वुड से दैट दिस मेल्ड क्वेश्चन मेथड इज मियरली अ मेथड नाउ, अभी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। इसके अलावा और अच्छे तरीके हैं। अच्छा, टेलीफोनिक इंटरव्यू इज अ मेथड, जहां आप फोन करके लोगों को डेटा ले सकते हो। यू कैन कॉल देम एंड यू कैन आस्क कि इफ यू कैन स्पेयर मी फ्यू मिनट्स, तो मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूं, आप प्लीज प्रोवाइड करिए। जनरली जो क्रेडिट कार्ड सेल करने वाले होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड सेल करने के बाद आपसे कुछ डेटा लेते हैं, या आई वुड से आपके बैंक से कभी कभी डेटा कलेक्शन के लिए कॉल्स आ सकते हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू इज अ कन्वीनियंट वे। आप बहुत डिस्टेंस कवर कर सकते हो, लार्ज डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू इज बेस्ट। लेकिन इसमें थोड़ा कॉस्ट भी लग जाती है, बिकॉज पर कॉल आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। हालांकि अब तो कॉल की कॉस्ट भी इतनी कम हो गई है कि आप एक पैक लेंगे और अनलिमिटेड कॉल करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इट मे बी चीपर एज वेल टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो मैं आपको बोलता हूं कि हमारे ब्रॉडली 3 मेथड्स हैं: पर्सनल इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर मेथड या शेड्यूल मेथड, एंड थर्ड मेथड इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब फर्स्ट एंड सेकंड के फर्दर पार्ट्स हैं। फर्स्ट इंटरव्यू आप ले सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ऑन थ्रू करस्पॉन्डेंट्स या लोकल सोर्सेज। ऐसे ही क्वेश्चन आपका हो सकता है मेल्ड क्वेश्चन या एन्यूमरेटर्स मेथड। ठीक है, तो अब इन सबको हम कैसे देखें, मैं आपको एक इसका एक शॉर्ट तरह से बता देता हूं। ये मेरा ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन है जो हायर क्लासेस में आपके लिए काम आता है। तो देखिए, आप एक तरह से इंटरव्यू मेथड में डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट पर्सनल और टेलीफोन को भी इंटरव्यू में ही डाल दो। ठीक है, और जो हमारा करस्पॉन्डेंट वाला काम था उसको आप ऑब्जर्वेशन मेथड में डाल दो। ठीक है, सो देखिए, हमारे प्राइमरी सोर्सेज ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, उसके मेथड्स हैं ये सारे। तो आप ये बात ध्यान रखना, डेटा जो ना, हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स पढ़ रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन है, आप चाहें तो इस पर ध्यान दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। पर आपके हायर क्लासेस में जब आप सीए फाउंडेशन करेंगे, सीए सीईटी करेंगे, तब आपके ये तरीके आपके वहां पे काम आएंगे। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, ये ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, तो हमें सिर्फ एजेंसी से लेना है। और कौन सी एजेंसी हो सकती है, ये पब्लिश हो सकते हैं या नॉन पब्लिश हो सकते हैं, मैंने बताया आपको। पब्लिश सोर्सेज में इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे ILO, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके पब्लिकेशंस निकलते हैं, इनके जर्नल्स निकलते हैं। गवर्नमेंट के सोर्सेज हो सकते हैं फॉर पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन एटसेट्रा। प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट हो सकते हैं, जैसे ISI, NCERT। अनपब्लिश सोर्सेज भी हो सकते हैं जो रिसर्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के होते हैं। अब क्या होता है ना, जो लोग PhD करते हैं ना, वो लोग, उनको थीसिस लिखनी होती है, वो किसी एक रिसर्च सब्जेक्ट पे होती है, उसके लिए उनको डेटा कलेक्ट वगैरह करना पड़ता है, उनको सर्वे करना पड़ता है। तो उनका जो रिसर्च वर्क है, अगर आप उनको जानते हो या उनसे कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, एंड यू नो दैट दे हैव सम सर्टेन काइंड ऑफ डेटा जिसके लिए उन्होंने मेहनत करी होगी, लेकिन उनसे हमें आराम से मिल जाएगा, तो इस तरह का डेटा कहलाएगा अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अब तक पब्लिश नहीं किया है। ऑलराइट सर, आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड पर्सनल इंटरव्यूज में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जल्दी जल्दी हम इसको देख लेंगे। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड, बिल्कुल सही है, बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो सीधे सीधे यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट दो लोग ही हैं और कोई तीसरा पार्टी इधर नहीं है। मतलब एक पार्टी हो गया इन्वेस्टिगेटर, वो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर रहा है। आप ये जो मैं यहाँ पे डायग्राम्स टाइप बना रहा हूं, आप उनको लिख लीजिए, आपको देख करके समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर रहा है, रिस्पोंडेंट से, और बदले में उसको डेटा मिल रहा है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये सबसे अच्छा तरीका हो गया, लेकिन टाइम लेगा। इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशन, नाम ही डायरेक्ट है तो डायरेक्ट रिलेशन बनाना ही पड़ेगा उससे, विद द पर्सन फ्रॉम whom द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। Success of this method, however, requires that the investigator should be very diligent, efficient, impartial and tolerant. अब क्या होता है ना, ये रिस्पोंडेंट इतने अच्छे नहीं होते जनरली। आपसे कोई डेटा कलेक्ट करेगा तो आप भी सोचोगे क्यों दूं मैं, आप उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर होते हैं ना,
दे विल ल्योर यू इन प्रोवाइडिंग डेटा। वो आपको इतना अच्छा रिएक्ट करेंगे कि आप डेटा दे ही दोगे। हालांकि इन्वेस्टिगेटर को कभी कभी गुस्सा आ सकता है, लेकिन उसको टॉलरेंट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के रिस्पॉन्डेंट मिलते हैं किसी को भी गुस्सा आएगा। दिस शुड बी इम्पार्शियल एज वेल, कि रिस्पॉन्डेंट बोल रहा है कि मेरी एज 40 है, आप बोल रहे हो नहीं यार ये तो 40 नहीं दिख रहा, ये तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन मस्ट बी 30 ओनली, तो आपने अपने हिसाब से 30 लिख दिया। ऐसा नहीं चलेगा। जो रिस्पॉन्डेंट डेटा दे रहा है ना, उसके लिए आपको इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है। आपको एफिशिएंट होना चाहिए, आपको डिलीजेंट होना चाहिए। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के केस में इन्वेस्टिगेटर के पास होनी चाहिए। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज एग्जांपल ऑफ दिस मेथड। ठीक है, अच्छा मेथड है। सुटेबल कब होता है मेथड? दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज सुटेबल पर्टिकुलरली व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। जब कुछ लोगों से ही आपको बात करनी है, जैसे मेरे को आपकी क्लास में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस कैसी लग रही हैं इसका डेटा पता करना है, तो उस केस में मैं क्या करूं? सबसे अच्छा तरीका क्या है? मैंने आप लोगों से बात कर ली, बच्चों कैसा लग रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ठीक चल रही है क्या, हम लोग ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या आप इसमें कंफर्टेबल हो, या आपको टीचर भी सामने दिखता है, या आपको पूरा जो मटेरियल पढ़ रहे हैं वो भी दिखता है, आपका बुक भी दिखता है, आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो ऐसे करके हम जो आपसे जब हम डेटा पर्सनली कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो जहां पे लिमिटेड फील्ड है, क्योंकि आप लिमिटेड बच्चे हो, तो हम आपसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब फील्ड बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप हर किसी के यहां जाकर के पूछ नहीं पाओगे, आपको उसमें टाइम ज्यादा चाहिए, एफर्ट बहुत लगेगा, कॉस्ट बहुत लग जाएगी। ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड। हम जहां पे सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहते, जहां एकदम एक्यूरेट बात जानना चाहते हैं, वहां पे भी हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल डेटा चाहिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन ऐसी है जो सीक्रेट रखनी है, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हम किसी और से पूछेंगे तो नहीं मिल पाएगी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो इंसान सीक्रेटिव होता है, तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन खुद के पास रखता है, तो इन दैट केस हमें उसी से बात करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज हेल्पफुल व्हेन द डेटा टू बी कलेक्टेड इज सीक्रेट या इज टू बी केप्ट सीक्रेट। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। हमें डेटा की एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, हमें ओरिजिनल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में डेटा गलत भी नहीं हो सकता, एक्यूरेट होना चाहिए। तो भी हमें लोगों से डायरेक्टली पर्सनली बात करके लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड। जहां पे उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए ही चाहिए हो, जैसे टीवी शोज में इंटरव्यूज होते हैं, वहां तो अब भाई डायरेक्ट कांटेक्ट चाहिए होगा। जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं वही नहीं होगा तो इंटरव्यू कैसे होगा? सो इट इज सुटेबल वेयर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है सर। इस मेथड के, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के कुछ फायदे हैं क्या, जो हमने अभी देखे कि ऐसा ऐसा चाहिए हो तो ये मेथड अपनाना, ओरिजिनलिटी चाहिए हो तो मेथड अपनाना, तो ओरिजिनल होगा, ये एक मेरिट हो गई। एक्यूरेट होगा डेटा, रिलायबल होगा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, जिस बंदे के बारे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसी बंदे ने दिए तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन सबसे पूछ सकते हैं। इलास्टिक मेथड, इलास्टिक के मतलब आपको लगता है कि इंसान और इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो हमारे काम की है, तो आप उसी इंटरव्यू को थोड़ा सा खींच लो, थोड़ा सा बढ़ा दो। आपको लगता है नहीं ये पर्सन से कोई डेटा करेक्ट डेटा मिल नहीं रहा, आप अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हो, तो आप उस बंदे से इंटरव्यू क्लोज कर सकते हो। तो दिस इज अ इलास्टिक मेथड। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल मेथड। This method is fairly elastic because the investigator can always make necessary adjustments in the set of questions. आप किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसमें आप आराम से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, ये मेरिट्स हो गई। आगे बढ़ते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स की बात करते हैं। क्या डीमेरिट्स है? डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज। बड़े एरिया में अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है ना, नहीं हो सकता इससे, आप कितने लोगों को पूछोगे? पर्सनल बायस, आप इन्वेस्टिगेटर की तरह जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हो और उनके आंसर ऐसे आते हैं जो आपको लगता नहीं रियलिटी से मैच कर रहे हैं, तो हो सकता है वहां पे आप अपनी बायसनेस को यूज करो। मतलब आप एक तरह से अपना आंसर लिखने लग जाते हो उस इन्वेस्टिगेशन में, आपको जो लगता है आप अपना व्यू लिखते हो, विच शुड नॉट बी देयर। अगर आपको सर्वे करना है और वो एकदम एक्यूरेट सर्वे हो, तो उस केस में जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको लिखो। अगर आपको एट द एंड लगता है कि इंफॉर्मेशन गलत है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो, उस पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही डिस्कार्ड कर दो, वो ज्यादा अच्छा है।
लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में अपना कुछ जोड़ दो, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो बायसनेस कैन बी देयर, इट इज अ डिफिकल्टी विद पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कॉस्टली भी होता है, इतने सारे लोगों को आपको अगर टारगेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत एफर्ट जाएगा और बहुत मनी जाएगा। आप हमेशा याद रखना, कॉस्टली का मतलब क्या हुआ बच्चों? कॉस्टली का मतलब हुआ टाइम, एफर्ट, मनी। ठीक है। अच्छा, कवरेज भी लिमिटेड एरिया की कर सकते हो, तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट जैसा ही है, डिमेरिट। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या था? डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, और ये वाला पॉइंट क्या है? लिमिटेड कवरेज। तो बोथ आर सिमिलर पॉइंट्स। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल हियर, द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर मेरे को पूरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ जानना था, या मेरे को पूरे शहर के बारे में कुछ जानना था, और मैं सिर्फ एक कॉलोनी में जाके डेटा कलेक्ट कर लूं, तो जरूरी थोड़ी कि वो मेरे सिटी का एक कॉलोनी जैसा है वैसा ही पूरा सिटी होगा। या मेरी वो जो कॉलोनी है, हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा पॉश कॉलोनी हो, लेकिन बाकी का शहर वैसा नहीं है। तो मेरा जो डेटा आएगा उस कॉलोनी से, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा मेरी सिटी को, और मेरे को डेटा कलेक्ट करना था सिटी के बारे में। आप समझिए, इसको बोलते हैं सैंपल। ये मेरा पूरा सिटी है, इस सिटी के बारे में मेरे को जो डेटा कलेक्ट करना है, मैं सिर्फ एक छोटी सी कॉलोनी से ले रहा हूं। ये पूरी सिटी को हम कहते हैं पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉपुलेशन या यूनिवर्स। जो स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स लिया उनको पता होगा, सेट रिलेशन फंक्शन नाम का एक चैप्टर है आपका, उसके अंदर आप समझते हो कि पॉपुलेशन और यूनिवर्स क्या होता है। खैर, मैं जिस एरिया का डेटा आपको लेना है, जिस भी चीज का, स्कूल का लेना है तो स्कूल, सिटी का लेना है तो सिटी, एक कंट्री का लेना है तो कंट्री, जो टोटल डेटा उसको बोलते हैं यूनिवर्स या पॉपुलेशन। समझिए, टोटल डेटा इज यूनिवर्स या पॉपुलेशन। लेकिन जब आप पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन पूरी पॉपुलेशन से नहीं कर सकते, तो आप ऐसे केस में क्या करते हो? सैंपल लेते हो। जैसे मेरे को तुम्हारे स्कूल के बारे में डेटा पता करना है कि बच्चों का यहाँ पे इंटेलेक्ट लेवल क्या है, लेकिन नहीं पता कर पा रहा, तो क्या करूं? किसी एक क्लास का डेटा ले सकता हूं, तो दैट क्लास विल बिकम अ सैंपल। अब ये सैंपल ले कैसा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सैंपल गलत भी हो सकता है। हमें सैंपल ऐसा लेना चाहिए जो टोटल पॉपुलेशन को, टोटल डेटा को क्या करे? रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो सैंपल मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ टोटल डेटा, टोटल डेटा का एक पार्ट, विच शुड रिप्रेजेंट टोटल डेटा, विच शुड रिप्रेजेंट टोटल डेटा, जिसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जो टोटल डेटा में है। जैसे आपके पूरे स्कूल में 20% बच्चे अगर ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं, तो आपकी क्लास में भी 20% बच्चे ऐसे होने चाहिए जो फेल हो जाते हैं। तभी हम क्या करेंगे? हम आपकी क्लास का सैंपल लेकर के सही रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो सैंपलिंग के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप समझिए, क्योंकि आप लिमिटेड कवरेज कर रहे होते हो ना, इसीलिए लेस रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका डेटा। अगर आप पूरी पॉपुलेशन, सारे बच्चों का अगर मैं डेटा लेता, तो मेरे को पूरे स्कूल का एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता। लेकिन क्योंकि डायरेक्टली मेरे को बच्चों से इन्वेस्टिगेशन करना है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो मैं सब बच्चों को कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं सारे 2,500 बच्चों को कवर नहीं कर पाऊंगा। ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एक 100 या 150 बच्चों की क्लास का डेटा कलेक्ट कर लूंगा, उसी से सोचूंगा कि बाकी का पूरा स्कूल क्या कर रहा है, ये क्लास मुझे बता देगी। ठीक है, तो लिमिटेड कवरेज। तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे दूंगा, मतलब एक एक्टिविटी दे दूंगा जो आपको करनी है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टोटल इन्वेस्टिगेशन, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, अगर आप कर सकें तो आपको इसमें मजा आएगा। असाइनमेंट, आई एम प्रोवाइडिंग असाइनमेंट। टेक इंटरव्यू ऑफ एनी 5 10th और 9th क्लास स्टूडेंट take interview of any 5 10th or 9th class student as regard to their
experience of online learning. And what has changed them in them? What has changed in them? आप ये असाइनमेंट करके मुझे व्हाट्सएप करो. देखो ये कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है. इसमें डेटा में आपको क्या होना चाहिए आपके पास? स्टूडेंट नेम, if they are comfortable, their contact number, their father's name और mother's name, किसी एक का भी चलेगा, दोनों का होगा तो बहुत बढ़िया. और फिर ये जो हमने प्रॉब्लम लिया है ना, ये अदरवाइज आप क्या बोलो मेरे को, हाँ सर मैंने 5 बच्चों से बात करी, 2 बच्चे ये बोल रहे थे, 3 बच्चे ये बोल रहे थे, ऐसा नहीं चलेगा. डेटा शुड बी इन अ फॉर्म जिसका हम आगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें. ठीक है, आप उनसे रेटिंग भी ले लीजिए कि हाउ डू दे रेट आउट ऑफ 10 देयर ऑनलाइन क्लास एक्सपीरियंस. जितना अच्छा डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा उस हिसाब से हम लोग आगे के चैप्टर्स में उसको यूज कर पाएंगे. ऑलराइट.